Welcome in geography class, chapter number 5, primary activities of fundamental of human geography. Topic is extensive commercial grain cultivation. देखिए बेटा, मैंने आपको इससे पहले प्लांटेशन एग्रीकल्चर तक कराया था। आज हम एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन तक करने जा रहे हैं। तो देखिएगा इसको ध्यान से। कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज practiced in the interior parts of semi-arid lands of the mid latitudes। जो हमारा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, तो इस तरह की कृषि कहाँ पर की जाती है? खेती जो होती है बेटा कहाँ पर होती है? तो जो मध्य अक्षांश यानी कि जो मिडिल हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, इनके अर्ध शुष्क का मतलब होता है हाफ ड्राई या सेमी एरिड लैंड। जो सेमी एरिड होती है, आधी शुष्क होती है, इस तरह के एरिया में ये खेती की जाती है। इसकी जो मेन क्रॉप्स हैं वो वीट है। क्या है इसकी मेन क्रॉप? वीट। वैसे तो जो और हमारी क्रॉप्स हैं जैसे कि मक्का है, जौ, राई और जई, ये भी हमारी बोई जाती है। कॉर्न, बार्ले, ओट्स, इस तरह की हमारी क्रॉप्स भी ग्रोन की जाती है। द साइज़ ऑफ द फार्म इज़ वेरी लार्ज। जहाँ पर ये बेटा खेती की जाती है ना, वहाँ पर खेतों का साइज़ बहुत बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। और फसल को खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक, हार्वेस्टिंग टाइम तक, वहाँ तक सारे के सारे जो काम खेतों के अंदर होते हैं वो मशीनों के ज़रिए किए जाते हैं, मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर जो मशीनीकरण हुआ है, मशीनों की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो देखिएगा बच्चे, इसमें जो पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। पर एकड़ प्रोडक्शन का मीन्स जगह तो ज़्यादा है, लेकिन 1 एकड़ में जितना प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए उतना कम होता है। इकट्ठी सारी ज़मीन का प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन अगर पर एकड़ का लिया जाए तो वो प्रोडक्शन बहुत कम है। यानी कि जो पर ईल्ड है वो लो ईल्ड है, इनका लो ईल्ड प्रोडक्शन है। लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है। प्रति व्यक्ति का मतलब होता है कि जितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली वर्क तो मशीनों से हो रहा है, तो जो मैनुअल वर्क है वो कम है, कम इंसान इसमें काम करते हैं। तो उस हिसाब से अगर कम इंसान काम करते हैं तो हर एक इंसान के हिस्से का जो प्रोडक्शन अगर माना जाए तो वो ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिएगा बेटा, इस तरह की जो खेती होती है इसमें यूरेशिया समझते हो ना, यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बना। तो यूरेशिया में स्टेपीज़ नाम के मैदान हैं, और नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पम्पास और साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी के यहाँ पर प्लेन एरिया मैदान पाए जाते हैं। तो देखिएगा, इसमें आपको बेटा हर एक कॉन्टिनेंट का नाम लेकर वहाँ के प्लेन्स बताए गए हैं, मैदान बताए गए हैं। तो आप इन जगह पर मार्क कर सकते हो, मैप में फिल करने के लिए आ सकता है ये, तो आप इन्हें मैप में भर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका जो इस तरह की मिक्स फार्मिंग है, मिक्स फार्मिंग के बारे में इसमें द फार्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ फाउंड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिएगा बेटा, जो इसमें ये फॉर्म है एग्रीकल्चर की, ये हाईली डेवलप पार्ट्स है वर्ल्ड का। मतलब इस तरह की जो खेती होती है ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा विकसित भागों में खेती की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट और यूरेशिया के कुछ पार्ट्स, और साउथ जो ओशंस हैं, साउथ ओशंस के वो एरिया जहाँ पर क्या होता है, समशीतोष्ण समझते हो ना, कि जहाँ पर जो टेम्परेचर लैटिट्यूड्स है, मतलब टेम्परेचर पाया जाता है, टेम्परेचर लैटिट्यूड्स है, तो उन एरिया में जहाँ पे वो लैटिट्यूड्स जहाँ पर टेम्परेचर है, तो वो वाला एरिया, तो इधर यहाँ पर मिक्स्ड जो एग्रीकल्चर है, मिक्स फार्मिंग वो की जाती है। मिक्स फार्मिंग का मतलब समझते हो ना बच्चे, जहाँ पर एक से ज़्यादा फसलें ग्रो की जाती हैं। तो इस तरह की एग्रीकल्चर में जो खेतों का साइज़ होता है वो मीडियम होता है, और इसमें जो बोई जाने वाली फसलें हैं, गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का,
या फोडर क्रॉप्स जो चारे की फसल होती है या फिर कंदमूल फसल होती है वो प्रमुख हैं। अब देखिएगा बेटा, जो फोडर क्रॉप्स हैं ये मेन होती हैं मिक्स फार्मिंग के लिए, मेन होती हैं। क्यों होती है? अगर गेहूँ या राइस या कुछ और चीज़ उसमें खेत में ग्रो कर दी तो साथ के साथ एक फोडर क्रॉप्स लगा दी जाती है जिससे पशुओं का भी काम चल जाए। तो फसलों के साथ पशुओं के जैसे कौन कौन से पशु हैं, जैसे कि इसमें इन्होंने दिया है पिग्स है, शीप है, कैटल। तो इस तरह के हैं कि जो हमारे आय के मेन, हमारी इनकम के मेन सोर्स हैं, जहाँ से हम आय लेते हैं। अब देखिएगा बेटा, इन एनिमल्स के लिए जो हम फोडर क्रॉप उगाते हैं फसलों के साथ में, तो मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए मिट्टी की फर्टिलिटी में फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाता है। तो जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी है वो फसलों को उगाने में एक मेन रोल अदा करती है, एक मेन रोल निभाती है। तो मीन्स देखिएगा बेटा, आज मैंने आपको जो इसमें पढ़ाया, एक तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर। तो अभी हमने ये वाला किया है कि जो ग्रेन अनाज को उगाने के लिए विस्तृत खेती की जाती है। क्या की जाती है? ज़मीन ज़्यादा होती है, मशीनों का यूज़ होता है, मैनुअल वर्क कम होता है और 1 हेक्टेयर में जो प्रोडक्शन है वो कम है। प्रोडक्शन पर लो यील्ड होता है और जो हाई यील्ड प्रोडक्शन है वो पर पर्सन ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, 1 हेक्टेयर के हिसाब से कम प्रोडक्शन है और अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाए तो प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसके बाद में हमने की मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग वो होती है जहाँ पर एक फार्मिंग से ज़्यादा, एक क्रॉप से ज़्यादा, एक से ज़्यादा 2 या 3 फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। जैसे कि गेहूँ है, उसके साथ में कोई फोडर क्रॉप, मक्का वगैरह कुछ साथ में उगा दी, तो ये हमारी मिक्स फार्मिंग है, मिक्स क्रॉप्स होती हैं जो एक साथ फसलें उगाई जाती हैं। इनके साथ में जौ, राई, जई, मक्का या चारे की फसल या कंदमूल, ये चीज़ें होती हैं। फसलों के साथ साथ लोग एनिमल्स को भी पालते हैं, जैसे कि मवेशी होते हैं, ये भेड़, सुअर। ठीक है बेटा, भेड़, बकरी, मवेशी होते हैं, इनको पालना, सुअर को पालना, कुकुर को पालना। तो इन एनिमल्स को पालकर ये हमारी इनकम के स्रोत बनते हैं, आय के मेन स्रोत बनते हैं। और जो हमारी जिस मिट्टी में हम अपनी फसलों को, एक से ज़्यादा फसलों को उगा रहे हैं, उसकी मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है वो ज़्यादा मेन होती है, क्योंकि उसी के ऊपर हमारी पूरी एग्रीकल्चर डिपेंड होती है। पशुओं के लिए यहाँ पर देखिएगा बेटा कि जो हमारे कृषि के यंत्र हैं, जो हम खेती करने के लिए जो टेक्नोलॉजी या जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं, या इमारतें हैं हमारी, या रासायनिक जो भी हम फर्टाइल करने के लिए लैंड को जो भी फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, या हमारी वेजिटेशन है, वेजिटेशन जो हमारी हरी खाद, वेजिटेशन गली सड़ी होती है उससे हरी खाद बनती है, तो वेजिटेशन है हमारी। तो बेटा इनके लिए ज़्यादा पूंजी खर्च करके, और जो हमारे किसान होते हैं, किसानों के टैलेंट को, उनकी एबिलिटी को इस मिक्स फार्मिंग के ज़रिए निखारा जाता है। मतलब किसान के अंदर इतनी एबिलिटी है, उसको इतनी समझ है कि अगर एक साथ 2 फसलें उगाई जाती हैं तो उसमें मिट्टी की फर्टिलिटी जल्दी ख़त्म होती है, तो उनको वापस से बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये था आपका। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, डायरी फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं। डायरी इज़ द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग ऑफ मेल चाइल्ड एनिमल्स। देखिएगा, जो डेयरी का जो व्यवसाय है ये दूध देने वाले पशुओं के पालन पोषण पर ज़्यादा जोर देता है। जो पशु दूध देते हैं उन्हें ज़्यादा पाला जाता है इसमें, और इसमें पूंजी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, पूंजी की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इन पशुओं के लिए छप्पर, घास इकट्ठा करना, और जो दूध हम इनसे इकट्ठा करते हैं उनके लिए उत्पादन के लिए भी अधिक से अधिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पूंजी चाहिए, क्योंकि जो हम दूध पशुओं से प्राप्त करते हैं उसको स्टोरेज करने के लिए तो मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज़ चाहिए, और टेक्नोलॉजी लाने के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। तो पशुओं की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, उनकी प्रेगनेंसी की जो उनकी एबिलिटी होती है, और या उनकी पशु जो चिकित्सा होती है उसके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो देखिए बच्चे, इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है। गहन श्रम समझते हो ना, ज़्यादा इसमें लेबर की
नीड पड़ती है। और पशुओं के लिए, जो पशु चारा चरते हैं, उनके चराने के लिए दूध निकालने से लेकर यहाँ तक जो पूरे साल भर मेहनत की ज़रूरत होती है, तो वो पशुओं की केयर करने के लिए पूरे साल भर ज़रूरत होती है, क्योंकि फसलों की ही तरह हमें इन पशुओं की केयर करनी होती है। और इसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि श्रम की आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि मैनुअल लेबर पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं काम। जो डेयरी कृषि है, इसका काम कहाँ कहाँ किया जाता है? किसी सिटी के आसपास या किसी जो हमारी इंडस्ट्री सेंटर होते हैं, फैक्ट्री के आसपास, जिससे कि ये जो एरिया है जहाँ पर ताज़ा दूध मिलता है या दूसरी डेयरी हैं, तो इनके उत्पादन जो ये प्रोडक्शन करते हैं, इनसे अच्छा बाज़ार होता है। मतलब अगर ये किसी शहर के पास दूध की डेयरी ओपन करके बैठते हैं, तो लोग इनसे दूध खरीदते हैं, मक्खन खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, मिठाइयाँ भी खरीदते हैं। तो मीन्स किसी सिटी के पास में इन्हें ओपन किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें जो हमारा आज प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में जो डेवलप हमारे ट्रांसपोर्टेशन के फैसिलिटी है, या हमारे और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, या फिर जो डेयरी में प्रोडक्शन होता है, तो अधिक टाइम हम डेयरी को देते हैं, अधिक टाइम हम डेयरी में रहते हैं, उसकी केयर करते हैं, जानवरों की केयर होती है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो बच्चे वहाँ पर ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो हमारी जो ये कमर्शियल डेयरी कृषि है, इसके 3 मेन एरिया हैं, क्योंकि डेयरी का उत्पादन भी कमर्शियल बेस पर किया जाता है, फ़ायदा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए एक व्यापारिक तौर पर किया जाता है। तो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करने के भी 3 एरिया हैं। सबसे बड़ा एरिया तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का एरिया है, दूसरा कनाडा का है, और तीसरा जो एरिया है वो न्यूजीलैंड, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, ये एरिया यहाँ के हैं जहाँ पर डेयरी फार्मिंग प्रॉफिट के लिए की जाती है। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए बच्चे, मैंने आपका डेयरी फार्मिंग करा मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। अब मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है, तो देखिए बच्चे, मेडिटेरियन एग्रीकल्चर क्या होता है? जो हमारे मेडिटेरियन वाला एरिया है, मेडिटेरियन वाला एरिया कौन सा, मैं आपको बता देती हूँ। ये अफ्रीका है, इसके ऊपर बच्चे यूरोप है, तो यहाँ पर ये बीच में जो है ये कर रहे हैं ना सर्कल, ये आपका मेडिटेरियन सी है। और इसके पास होने वाली एग्रीकल्चर या इसके पास होने वाले फॉरेस्ट मेडिटेरियन फॉरेस्ट या मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कहलाती है। ठीक है, तो ये एक विशिष्ट प्रकार की खेती होती है। और इसमें जो एरिया मैंने बताया कि यूरोप का कौन सा, ये यूरोप का नॉर्दर्न एरिया, नीचे वाला साउथर्न। तो इस एरिया के साउथ यूरोप इसके नज़दीक पड़ता है। तो इसमें क्या है बेटा कि साउथ यूरोप से लेकर जो नॉर्दर्न अफ्रीका, क्योंकि ये साउथ, अब अगर अफ्रीका की डायरेक्शन देखें आप, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो इस साउथ यूरोप से लेकर, यहाँ से लेकर और इस नॉर्थ अफ्रीका तक, यहाँ तक आसपास के एरिया तक, ये एरिया फैला हुआ है। कौन सा एरिया? मेडिटेरियन फार्मिंग का एरिया। जो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर है, ये यहाँ से साउथ यूरोप के साउथ से लेकर अफ्रीका के नॉर्थ तक की जाती है। और बेटा यहाँ पर साउथ कैलिफोर्निया, मिडिल चिली, साउथ अफ्रीका का साउथ वेस्टर्न पार्ट, ऑस्ट्रेलिया का साउथ और साउथ वेस्टर्न पार्ट, ये सब इस खेती में किया जाता है। जो खट्टे फल होते हैं, ये एरिया खट्टे फल की आपूर्ति करने के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो खट्टे फल हैं, विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, वो फ्रूट इस मेडिटेरियन सी के आसपास वाले एरिया में, इन मैदानी एरिया में पाए जाते हैं। अंगूर हमारे खट्टे हैं, तो वो भी इस एरिया की एक विशेषता है, स्पेशलिटी है। इस एरिया में बहुत सारे अच्छे देशों में अच्छे किस्म के अंगूर से जो भी हाई क्वालिटी वाली जो बियर होती हैं या जो इनकी शराब होती है, उनका प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि अंगूरों से फ्रूट बियर बनती है, तो इनका अच्छी क्वालिटी की बियर का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसमें अंगूरों को सुखाकर उन्हें मुनक्का और किशमिश बनाई जाती है। अंजीर और जैतून वो भी यहाँ पर इस एरिया में पैदा होता है। और जब ठंडा मौसम आता है, शीत ऋतु आती है, तो जब यूरोप और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनमें फल और सब्जियों की मांग होती है, बहुत ज़्यादा इनमें डिमांड होती है।
शीत ऋतु में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की डिमांड होती है, तब इसी एरिया से वहाँ की पूर्ति की जाती है, इसी एरिया से सप्लाई किया जाता है। तो बच्चे आज तक के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट हम मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर, यहाँ से मैं आपको कराऊंगी बाज़ार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। ओके, थैंक यू गाइस।